नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th चैप्टर 9th आनुवंशिकता एवं जैव विकास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपने अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर नहीं जाने हैं तो राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी या साइंस क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें ना प्रश्न संख्या के पाठ के सभी प्रश्न उत्तर है ना इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 157 पे है, वो मतलब पाठ के बीच में प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न भी जानेंगे और उसके बाद में अभ्यास प्रश्न है वो भी जानेंगे। आप डायरेक्ट अभ्यास प्रश्न देखना चाहते हो तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक लक्षण ए लैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। देखो इसका उत्तर होगा लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि पिछली पीढ़ी में मौजूदा लैंगिक प्रजनन वाले लक्षण अगली पीढ़ी में न्यूनतम विविधताओं के साथ पाए जाते हैं। लक्षण बी का प्रतिशत उच्च होता है, इसलिए इसके पहले उत्पन्न होने की संभावना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने वाले से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर है लैंगिक जनन तथा डीएनए की गलत प्रतिकृति के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। प्रकृति में विविधताओं के आधार पर विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार विभिन्नताओं के उत्पन्न होने वाले स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है। अब प्रश्न संख्या 161 पे प्रश्न है, उनका उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, मेडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी है। देखो मेडल ने अपने प्रयोगों में 2 प्रकार के पृथक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया गया। पृथक पीढ़ी में पौधों से प्राप्त सभी संतति सभी लंबे पौधों की थी और परंतु F1 पीढ़ी में लंबे पौधों दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरना उनमें 1/4 संतति बौने थे। ये इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनापन दोनों विशेष लक्षणों की वंशागत हुई है, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण युक्त हो पाया है। अतः जो गुण प्रभावी होता है दृष्टिगत होता है तथा जो गुण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है अप्रभावी गुण कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मेडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो गोल बीज वाले लंबे पौधों या झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों का संस्करण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। तो F1 पीढ़ी के सभी लंबे व बीज वाले होंगे और मेडल द्वारा किए गए इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी में संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले पौधों होंगे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले पौधे बौने होंगे, परंतु F2 पीढ़ी की संतति वाले कुछ पौधों में नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। इसी प्रकार लक्षण के स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर O से विवाह करता है और उनकी पुत्री का रुधिर O है, क्या ये सूचना पर्याप्त है कि यदि आप से कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, ये सूचना बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है। इसका यही कारण है कि हम संतति के रुधिर वर्ग के बारे में नहीं जानते। A वर्ग आनुवंशिक रूप से AA और या AO हो सकता है। इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालने वाला ये सूचना अपर्याप्त है। ठीक है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करते हैं कि अपने पिता किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। सभी बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, जिनमें बच्चे को अपने पिता से X
गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है। ये लड़की एवं जिस पिता में वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 164 पर प्रश्न है वो जानते हैं। वह कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। तो देखो, वह तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है निम्नलिखित है। प्राकृतिक चयन, इसी तरीके में उत्तरजीविता के लाभ प्राप्त होते हैं। अनुवांशिक अपवाह, यह बिना किसी अनुकूलन की विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। ये गुण किसी जीव के जीवन कालों के लक्षणों में अधिकरण के कारण भी प्राप्त होता है। प्रश्न 2 है, ये एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपार्जित लक्षण एक कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं जो कि एक जनन कोशिकाओं अथवा संतति के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है। इसलिए एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। प्रश्न 3 है, बाघों की संख्या की कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? बाघों की संख्या की कमी अधिक संख्या में विभिन्नताओं के प्रदान करता है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। किसी जानलेवा बीमारी आपदा से सभी बाघों की मौत हो सकती है। बाघों की कम संख्या इस बात का संकेत है कि मौजूद वातावरण में उनके अनुकूल नहीं है, उनकी जाति जल्द विलुप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 166 पर प्रश्न है, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज का उपद्रव में सहायक होते हैं? प्राकृतिक चयन, अनुवांशिक अपवाह और किसी जीवों में जीवन कालों के दौरान लक्षणों का अधिकरण नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपराजित स्पीशीज के पौधों में जाति उपद्रव के कारण हो सकता है और क्यों नहीं? देखो, नई भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों में जाति उपद्रव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है क्योंकि उससे उसकी प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए दूसरों पौधों पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उपद्रव का प्रमुख कौन सा कारक हो सकता है अथवा क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि भौगोलिक पृथक्करण का अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उपद्रव पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें प्रजनन का संपन्न करने के लिए किसी दूसरे जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 171 पर प्रश्न है, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो उदाहरण के लिए पक्षियों का सरीसृप, जल का स्थलचर की भांतियों में स्तनधारियों के 4 पद यानी पैर होते हैं। सभी के पादों की आधारभूत संरचनाएं एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न के स्वरूपों के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है, तथापि पाद की आधारभूत संरचनाएं एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच में विकासीय संबंध का निर्धारण करते हैं। प्रश्न 2 है, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों में समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? देखो, दोनों के पंख अभिकल्प है, उनकी संरचनाएं और संगठनों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें उड़ने के लिए उपयोग करते हैं और परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः सामान्य नहीं है। यही कारण है कि तितली और चमगादड़ के पंखों को समवर्ती अंग कहा जाता है और न कि समजात। जीवाश्म क्या है? वह जीवाश्म विकास प्रक्रम के लिए क्यों दर्शाता है? जैव विकास के लिए। मर्द प्राणियों तथा पौधों के लिए जो सुदूर अतीत में जीवित होते हैं अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का ये प्रमाण मिलता है कि वर्तमान में प्राणी पूर्व में उपस्थित प्राणियों से सतत विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं। प्रश्न संख्या 173 पर प्रश्न है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव में एक स्पीशीज सदस्य है? मानव प्रजाति में भिन्न रूप से विकसित नहीं है। मानव प्राणियों को विभिन्न प्रजातियों में विभाजित करने के लिए कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव प्राणी चाहे गोर, काले या भूरे रंग की आकृति भिन्न दिखाई पड़ने के बावजूद एक ही स्पीशीज के सदस्य है। विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चंपीच में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने स्तर पर व्याख्या कीजिए। विकास हम प्रगति या बेहतर शारीरिक अभिकल्प में साथ नहीं समझा सकते हैं क्योंकि शारीरिक अभिकल्प जितना सरल हो उतना ही अधिकतम उत्तम है और उनके
अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प में आज तक अस्तित्व है कि जैसे सरलतम अभिकल्प वाले समूह जीवाणु विश्व पर्यावरणों जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत एवं अंटार्कटिका की बर्फ में पाए जाते हैं। इसलिए विकास के आधार पर जीवाणु, मकड़ी, मछली, चैंपीजी में से जीवाणु की शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। अब अभ्यास प्रश्न आगे जो आपके बुक के प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, मेडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधों को जिनके बैंगनी पुष्प थे और का संस्करण बौने पौधों में जिनका सफेद पुष्प थे से कराया गया था। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उन में से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जाता है कि लंबे पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। ए TTWW, TT छोटे WW, T छोटा t बड़े WW, D T छोटा t बड़ा W छोटा W, ठीक है। इसका सही जवाब होगा C, मतलब T छोटा t फिर बड़े W, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न 2 है, समजात अंगों का उदाहरण है। ए हमारे हाथों तथा कुत्तों के अग्रपात, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास की ऊपरदेह भूस्तरी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आपका उत्तर होगा हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ठीक है। तीसरा प्रश्न, विकास की दृष्टिकोण से हमारी किस अधिक की समानता है। तो ए चीन के विद्यार्थी, बी चैंपीजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। इसका उत्तर होगा ए चीन के विद्यार्थी। प्रश्न 4 है, एक अध्ययन किससे पता चलता है कि हल्के रंग की आंखें वाले बच्चों का जनक माता पिता की आंखों में हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आंखों हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यह सूचना पर्याप्त नहीं है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी। ये जानने के लिए हम कम से कम 3 पीढ़ियों की आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जब यहाँ 2 पीढ़ी के बारे में जानकारी दी गई है। जैव विकास तथा वर्गीकरण के अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा वर्गीकरण में आंतरिक तथा बाह्य संरचना या विकास संबंधित इतिहास में समानता के आधार पर एक औपचारिक प्रणाली में जीवों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। 2 स्पीशीज के मध्य जितना अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों में हुआ होगा। उदाहरण के लिए एक परिवार में भाई एवं बहन अति निकट संबंधित है, उनसे पहली पीढ़ी एवं उनके पूर्वज समान थे अथवा वे एक ही माता पिता के संतान व लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उनसे संबंधित है, परंतु उसके अपने भाई से कम है। इसी का मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान थे, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले थे ना ही 1 पीढ़ी पहले के। अतः इस बात से अच्छी तरह से समझ आ जा सकता है कि स्पीशीज जीवों के वर्गीकरण उनके विकास संबंधों से प्रतिबिंब है। प्रश्न 6, समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग उन अंगों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, ठीक है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मानव छिपकली और पक्षी चमगादड़ के अग्रपद की संरचना एक समान होती है, परंतु उनके कार्य संपन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। समरूप अंग वे अंग जिनके आधारिक संरचना व बनावट भिन्न होती है, उनके कार्य समान होते हैं, जैसे कीट तथा पक्षियों के पंख। प्रश्न नंबर 7 है, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने का उद्देश्य एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो देखो ये इस प्रकार प्रोजेक्ट बनाई गई। ये प्रश्न आपको अपने अध्यापक की सहायता से समझ लेना, ठीक है। डायरेक्टली मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया कि यहाँ पर, ठीक है। पूरा नोट्स की तरीके से PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कीजिए, PDF मिल जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 है, विकासीय संबंध स्थापित करने का जीवाश्म का क्या महत्व है। तो जीवाश्म विकास के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण में उपलब्ध कराते हैं कि वर्तमान में प्राणी या पौधों को पूर्व में निम्नलिखित उपस्थित प्राणियों अथवा पौधों को सतत विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन सा जीव पहले विकसित हुआ है और कौन सा बाद में। सरल जीवों को जटिल स्वरूप में जीवों का विकास। 2 समूह के बीच में संबंध स्थापित करना, जैसे कुछ डायनासोर के पंखों में उपस्थित अर्थ के पक्षियों के सरीसृपों के बीच में एक संयोजी कड़ी। प्रश्न 9 है, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBH होल्डन ने 1929 में यह सुझाव दिया था कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी
जो पृथ्वी में उत्पन्न के समय बने थे और उससे ये कल्पना की कि पृथ्वी उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इसका प्राथमिक वातावरण संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ है जो जीवन के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव और अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। और इसकी पुष्टि स्टैनले मिलर हेराल्डो ने सी वुड द्वारा 1953 में किए गए प्रयोग के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि जो संभवतः प्राथमिक वातावरण जिनमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं अणु थे परंतु ऑक्सीजन के नहीं थे, सामान्य थे। पात्र में भी जल भी था और इससे 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखने वाले 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन हो गए। इसमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं के निर्माण के लिए इन्हीं परमाणु के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। 10% अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी है। व्याख्या कीजिए और अलैंगिक प्रजनन के करने वाले जीवों के लिए विकास के लिए किस प्रकार प्रभावित हुआ है। तो उत्तर है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारणों में अधिक स्थायी है। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटि के कारण जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। युग्मक निर्माण के पृथक तथा मात्रक गुणसूत्रों में अनियमित अलगावों के कारण युग्म निर्माण के दौरान आनुवंशिक पदार्थों में समजात गुणसूत्रों के बीच में आदान प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर यदि हम गन्ने के खेतों में देख सकते हैं तो व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी, जबकि मानव में अधिकतर जंतुओं में जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है ये व्यष्टिगत स्तर में अनेक विभिन्नताएं दिखाई होगी। इन सभी विभिन्नताओं को हम जैव विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो इसका उत्तर देखो थोड़ा सा बड़ा है, अभी तो बोलने में तो टाइम लगेगा। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या कॉपी में डायरेक्टली नोट कर सकते हो। इसके बाद में हमारा ये प्रश्न हो गया 12वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, ये भी आप प्रश्न देख लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको इस सभी पार्टों के क्लास 10 से रिलेटेड साइंस के PDF चाहिए तो आप राघव की स्टडी टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए और भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर फॉलो करना, ज्वाइन करना ना भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।